तो इस डेवलपमेंट के बारे में कहिए, कितनी सिग्निफिकेंट है? अल्हम्दुलिल्लाह कि किस हद तक क्या कहना चाहिए, जवाब मौजूद है फाइनेंस मिनिस्टर के पास इसके बाद, और क्या इसके बाद पाकिस्तानी कौम भी कहेगी अल्हम्दुलिल्लाह? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है हमें सबको उस वक्त कहेंगे हम लोग जब हमें इस तरह के किसी हार्ड टाइप के कर्जों की जरूरत नहीं रहेगी, जब हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, वो अल्हम्दुलिल्लाह कहने का वक्त होगा। ये तो हम अरेंजमेंट करते हैं, मजबूरी में करते हैं। दूसरा, इमरान साहब, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये जो $7 बिलियन की बात हो रही है, ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहलाती है IMF की इस तरह में। पहले जो हम लोन ले रहे थे वो स्टैंड बाय अरेंजमेंट कहलाता था। ठीक है। स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो था वो बेसिकली जो इमीडिएट क्राइसिस हो जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट का, उस यानी डिफॉल्ट से बचने के लिए वो हम स्टैंड बाय अरेंजमेंट में जाते थे। अब एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, इसमें थोड़ा सा इसकी जो नेचर होती है, ठीक है, इसका आरबोस रोल तो वही होता है कि पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे आते हैं, हमारी एलसीज खुलती रहें, इंटरनेशनल मार्केट में हम पे करते रहें, हम डिफॉल्ट में ना जाएं, हमारी जितनी भी लायबिलिटीज हैं, कर्जे जो वापस करने हैं, जो ड्यू हो गए हैं, उनका जो इंटरेस्ट पे करना है, जो हमने बॉन्ड इशू किए थे उनका जो इंटरेस्ट पे करना है, या हमें इम्पोर्ट्स के बिल पे करने हैं, ये यूज तो से ही होती है ये फंड। लेकिन इसके साथ क्योंकि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, तो इस पे कुछ नेचर ऑफ जो कंडीशन जो होती है या शराइत जिनको कह लें, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये शराइत टफ होती है डॉक्टर साहब, जो स्टैंड बाय अरेंजमेंट है उससे, या फिर ये शराइत नर्म होती है? ये टफ या इसको नर्म के इस तरह में नहीं देखा जा सकता। ये बेसिकली इनका जो रोल होता है, इन शराइत की जो नेचर होती है, वो इस तरह से है कि फिस्कल मैनेजमेंट में हमें तब्दीलियां लानी है। ठीक है, चलिए, कल प्राइम मिनिस्टर ने भी इस हवाले से बात की। एक तो वो जो शरह सूद के अंदर कमी हुई है, पॉलिसी रेट, उस पर उन्होंने, और साथ साथ उन्होंने कहा कि हम पे जो सरमायाकारों का एतमाद है वो बहाल हो रहा है। जरा प्राइम मिनिस्टर की बात सुन लेते हैं और फिर वापस लिंक करते हैं डॉक्टर साहब आपसे। सुनिए जी। पॉलिसी रेट जो है उसमें 2% की स्टेट बैंक ने कमी की है, 19.5% से कम होके तो 17.5% पे आ गया है, जिससे कि यकीनन कारोबार को और ज़राअत को, हमारी मईशत को फ़ायदा पहुंचेगा। IMF के हवाले से हमने अपनी पूरी कोशिश करके उनके साथ जो भी उनकी हमारे साथ गुफ्तगू थी वो एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। अल्लाह करे जब ये प्रोग्राम हो जाए तो उसके बाद फिर हम अपनी जो शरह नमू जो है, हमारी जो ग्रोथ है, उसमें इजाफे के लिए फिर इंशाअल्लाह हम इक़दामात उठाएंगे। ग्रोथ में इजाफा होगा और इसके साथ साथ जो 17.5% कर दी गई है शरह सूद, इस पर बात कर रहे थे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइएगा, इसको आप कैसे देखते हैं जो शरह सूद में 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है, क्या इतनी ही कमी एक्सपेक्टेड थी या इतनी ही की जानी थी? और दूसरा, जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि जो हमने बर वक्त कर्जे वापस किए हैं तो जो कारोबारी इदारे उनका एतमाद हम पर बहाल हो गया है, क्या वाकई ऐसा है? देखिए, ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि बर वक्त कर्जे पाकिस्तान ने हमेशा वापस किए हैं। पाकिस्तान की 75 ईयर हिस्ट्री में कभी, अल्लाह का शुक्र है, डिफॉल्ट कभी नहीं किया, बर वक्त अदायगी की गई है हमेशा। उसके लिए हमें जो अरेंजमेंट करने पड़े माजी में भी और अभी करंट सिचुएशन में भी, वो अरेंजमेंट करने के लिए जिस टफ टाइम से गुजरना पड़ा, पब्लिक को जो फेस करना पड़ा, कॉमन मैन को जो फेस करना पड़ा, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन डिफॉल्ट बहरहाल नहीं हुए, ये तो बिल्कुल सही बात है। कभी इस तरह का तो डॉक्टर साहब, इस रोल ओवर को क्या फिर हम, चले डिफॉल्ट तो नहीं कहते, जरा ज्यादा स्ट्रेट या ज्यादा हार्श टर्म है, लेकिन रोल ओवर को क्या कहेंगे? रोल ओवर तभी होता है ना कि पैसे नहीं है बाद में ले लेना, इसको भी तो पैसे बिल्कुल अपने ही बाद में ले लेना। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमने हमेशा मैच्योर किया है? हम तो रोल ओवर कराते रहते हैं, आगे करते रहते हैं, सूद देते हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल ऐसा ही है। वो कोई अच्छी सिचुएशन बहरहाल नहीं है। वो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारा उस वक्त का जो बर्डन है, उसको हमने बर्डन को फ्यूचर में ट्रांसफर कर दिया है। जी, ऐसे ही बर्डन अपनी जगह कायम रहा है। और मेरे ख्याल में इन द रॉन्ग वे और गवर्नमेंट्स गेट कंफर्टेबल विद दिस कि ये करवा लेंगे हम, ऐसा होता रहा है। बिल्कुल एक एक्सपेक्टेशन है। दूसरा, जो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, इसमें तो कोई शक नहीं कि मॉनेटरी पॉलिसी के 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसमें टीनिंग की जाती है। अगर इन्फ्लेशन का खदशा हो, इन्फ्लेशन के चांसेस नजर आ रहे हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया जाता है, और अगर चांसेस ना हो तो फिर ग्रोथ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए और GDP की ग्रोथ के लिए इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है। और ये बिल्कुल सही है।
स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कल, उसमें एक चीज बहुत वाज़ेह तौर पे लिखी है कि एक्सपेक्टेशन जो थी एक्सपर्ट की वो ये थी कि रिड्यूस तो होगा लेकिन अभी 1% होगा, फिर ग्रेजुअली होगा। ऐसी है। हाँ, लेकिन जो 2% किया गया वो सरप्राइजिंग भी था थोड़ा सा, और स्टेट बैंक ने उसको बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, क्लैरिफाई कर दिया कि जो इन्फ्लेशन कम हुआ है, सिंगल डिजिट में आया है, एक तो इसका वो रीजन है कि इन्फ्लेशन का खदशा नहीं रहा। फिर मजीद ये कि इंटरनेशनल मार्केट में आप देखें तो ऑयल प्राइसेस से बड़ी तेजी से डिक्लाइन आया है उनमें। यस, सही इसी है। तरह फूड प्राइसेस पे भी डिक्लाइन आया है। तो वो जो प्राइसेस का डिक्लाइन है उससे एक्सपेक्टेड अब ये है कि इन्फ्लेशन मजीद कम हो जाएगा। इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये जो सारी खबरें हैं मईशत के हवाले से और जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं, इस अनसर्टेनिटी में इतनी जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और इससे मईशत क्या ट्रैक पर आ जाएगी? क्या आपको लगता है कि ये जो स्टेप्स हैं हम राइट डायरेक्शन में ले रहे हैं और आगे चलकर इसका हमें फ़ायदा होगा? ये मतलब एक सिचुएशन को मैनेजमेंट करने की हद तक तो सही है। देखिए, हमें जो इंटरनेशनल हालात हैं वो एक कुदरती हमें एक फेवरेबल हमारे लिए हो गए हैं। हमें फेस जो करना पड़ा था वो मेनली जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, जिससे इंडस्ट्री सफर कर रही थी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही थी, वो इन्फ्लेशन की वजह से वो शुरू हुई थी ना, इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से। तो वो एक अच्छी सिचुएशन हमारे हाथ में क्रिएट हुई कि इंटरनेशनल इन्फ्लेशन जब डाउन होता है तो हमारा इंपोर्ट बिल भी कम हो जाता है। इंपोर्ट बिल कम होता है तो हमारे रुपये पे की वैल्यू पे जो प्रेशर आ रहा है वो भी कम हो जाता है और कॉस्ट भी, हमारी प्रोडक्शन भी कम हो जाती है। इन्फ्लेशन वो फेवरेबल हालात हैं वो कम हो जाएंगे। डिपेंड ये करता है कि इन फेवरेबल हालात में हम कितना फायदा अच्छा, जब हम पॉलिसी रेट के कम होने के बाद प्रोडक्शन के बढ़ने की बात करें या हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में कमी होगी, यानी कि एम्प्लॉयमेंट के मौके जनरेट होंगे, जारी बात है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी से को रिलेशन है उसका, डायरेक्ट रिलेशन है उसका, उसकी वजह से होता है। लेकिन दूसरी जानिब जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिनसे इसका डायरेक्ट रिलेशन है, देन ऑब्वियसली द बिजनेस कम्युनिटी, कमर्शियल बैंक्स की तो विंडो बड़ी थोड़ी है, वो और उस तरफ जाते भी नहीं है क्योंकि वो थोड़ी वहां पे रिस्क मैनेजमेंट ज्यादा है। बैंक्स तो रिस्क मैनेजमेंट पे चलते हैं, गवर्नमेंट उनसे इतने लोन्स ले लेती है कि वो विंडो इतनी स्क्वीज हो जाती है कि इन्वेस्टर के लिए कुछ बचता ही नहीं है उस तरह से उतना बड़ा, या बैंक्स के लिए उतनी कोई अट्रैक्शन नहीं होती इन्वेस्टर की तरफ जाने के लिए कि वो उनको लोन करे और पैसे दे। तो इसके ऊपर, इसके हवाले से क्या कहेंगे? क्या ये गवर्नमेंट लैंडिंग है इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को कुछ देखना चाहिए? क्योंकि अभी तो हम मुसलसल न सिर्फ कमर्शियल बैंक से पैसे ले रहे हैं बल्कि मजीद तलाश करेंगे, मजीद हमें कहां से मिलेंगे। आपने इमरान साहब बिल्कुल राइट एक चीज पॉइंट आउट की है। मसला यही है कि इस खास तौर पे इस सूरत हाल में, अभी जो करंट सूरत हाल है उसमें जो कमर्शियल बैंक की लैंडिंग है, यानी जिसको हम कहते हैं कि मनी सप्लाई में जो वो मनी क्रिएट करते हैं, जो इजाफा हो रहा है, वो जो उनकी लैंडिंग है जी, वो लैंडिंग 90% से ज्यादा जो है वो टूवर्ड गवर्नमेंट हो गई है, गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट को कम 90%। जी, ये बहुत खतरनाक इंडिकेटर बनते जा रहे हैं। वो पैसे वो जो बैंक ने लैंडिंग करनी है वो प्राइवेट सेक्टर में आएगी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, तो जॉब, इंटरेस्ट रेट कम होने से यकीनी तौर पे चांसेस बढ़े हैं कि प्राइवेट सेक्टर की क्रेडिट बढ़ेगा, डोमेस्टिक क्रेडिट और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ फंड मोबिलाइज होंगे। लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होने का सबसे बड़ा जो बेनिफिशियरी है वो बेनिफिशियरी खुद गवर्नमेंट है। अच्छा, इसलिए कि गवर्नमेंट को कमर्शियल बैंक से लोन मिलेगा अब रिड्यूस रेट पे, तो वो उससे ये है कि फिस्कल डेफिसिट को हम कंट्रोल करने के लिए वो लोन यूज करेंगे। लेकिन एक्सटेंडेड अभी जो फंड फैसिलिटी है उसमें ये कंडीशन रखी गई है कि आपका सरप्लस कितना होना चाहिए, आप डेफिसिट फाइनेंसिंग के बगैर जो आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है। और दूसरा ये उसमें बड़ा क्लियर तौर पे वादे किया गया है रिटेलर पर एक टैक्स पे अभी भी एम्फसाइज किया है IMF ने। दूसरा जो फिस्कल मैनेजमेंट की इसके साथ कंडीशन आएगी उसमें ये है कि जो आपने डिवैल्यू कर दिए हैं अपने रेवेन्यू प्रोविंसेस को दे दिए हैं, तो एक्सपेंडिचर को लाजमी तौर पे डिवैल्यू करना पड़ेगा। अच्छा, आपको हेल्थ एक्सपेंडिचर, हायर एजुकेशन का खास तौर पे जिक्र है, हायर एजुकेशन, हेल्थ एक्सपेंडिचर, पब्लिक वेलफेयर के रिलेटेड एक्सपेंडिचर, बेसिक इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम वो सुबह की तरफ ट्रांसफर किए जाएं ताकि उसके जो एक्सपेंडिचर है उसको खुद मीट करें। तो फिर हम जो खबरें हम मिनी बजट के हवाले से सुन रहे हैं, इसका मतलब एक तो वो ऑब्वियस हमें नजर आ रहा है, दूसरा ये कि फिर गवर्नमेंट ये कर पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट तो पहले बढ़ चढ़ के अखबारों में इश्तहार देती है, अपनी तशहीर करती है कि जी हम 14 रुपए रिलीफ बजट बिजली के ऊपर दे रहे हैं और फिर उसको वापस करना पड़ जाता है IMF के कहने पे। तो अब ये वाली जो विंडो है ये भी गवर्नमेंट को समहाउ इसको देखना पड़ेगा, IMF के कहने पे। देख रही है गवर्नमेंट?
इसी पर में एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी इसी चीज पर एम्फेसाइज करती है कि आपको फिस्कल मैनेजमेंट बेहतर बनानी है, गवर्नमेंट नहीं दे सकती और सूबों पर खर्चे का बोझ जो है वो अब पड़ेगा सूबों के ऊपर। अब इस तरह नहीं कि वो खर्चे फेडरल गवर्नमेंट करती रहेगी, प्रोविंसेस को करने पड़ेंगे। और मेरे ख्याल मौजूदा हालात में जिस तरह डाइवर्सिफाइड गवर्नमेंट्स हैं प्रोविंसेस में, अलग-अलग डिफरेंट पार्टीज की गवर्नमेंट है, तो फेडरल गवर्नमेंट शायद प्रेफर करेगी कि वो सूबों की तरफ ट्रांसफर कर दे। आईएमएफ की कंडीशनलिटी भी है और प्रोविंस की तरफ इनको एक्सपेंडिचर को ट्रांसफर करना आसान भी है। अब देखिए जो पॉइंट आउट किए गए थे जो अदारे जो प्रोविंस को जाने चाहिए, जो फेडरल बजट आया था उस बजट में उनका बजट रिड्यूस कर दिया गया था। वो एक लग रहा था, वो चांसेस थे कि शायद ये अदारे जो हैं प्रोविंसेस को ट्रांसफर किए जाएंगे, इसलिए इनका बजट जो है वो काफी हद तक ऑलरेडी रिड्यूस किया जा चुका है। अच्छा, सही है, सही है। तो डॉक्टर साहब जिस तरह से अब इसकी तो सारी आपने बता दी कि इस तरह से शराइत लगेंगी और एक्सटेंडेड फंड जो फैसिलिटी है इसके अंदर, तो गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि ये पाकिस्तान का IMF के साथ आखिरी मुआहिदा होने जा रहा है। तो आप जो मौजूदा सूरत हाल है इकॉनमी की हमारी, उसे देखते हुए ऐसा समझते हैं कि वाकई ये हमारा लास्ट एग्रीमेंट होगा, IMF लास्ट प्लान होगा हमारा? देखिए, आई विश और सबकी ख्वाहिश है कि ये आखिरी प्लान हो। मुझे लगता है इस हुकूमत का आखिरी होगा। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन ये आखिरी प्लान जो है, ये वर्ड इससे पहले वाली गवर्नमेंट ने भी किया था, उससे पहले वाली गवर्नमेंट ने भी किया था। ये कोई 2 डिकेड से हम कहते हैं कि आखिरी प्लान है। कभी हम कश्मीर तोड़ने का लफ्ज यूज कर लेते, कभी कहते हैं कि हम लात मार देंगे, कभी कहते हैं कि हम खुदकशी कर लेंगे लेकिन IMF के पास नहीं जाएंगे, ये बस आखिरी प्लान है। ये आखिरी प्लान तो एक इस तरह बन गई है जो 2 डिकेड से यूज हो रही है। लेकिन एक हमने कंप्लीट तो किया है वाहिद, नवाज शरीफ साहब के दौर में 13 से 18 के बीच एक प्लान हमने कंप्लीट किया है। कंप्लीट तो ये भी किया है SBS पे। कंप्लीट करना इज डिफरेंट, ये तो एक डिफरेंट इशू है। कंप्लीट करना, कंप्लीट हम करते हैं, उस पेमेंट करते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन फिर और उसके बाद दूसरा प्रोग्राम नहीं लेंगे। अच्छा, मैं अगला सवाल भी मेरा इसी से रिलेटेड। एक तो ये जो पॉलिसी रेट बेहतर हो रहा है, इंटरनेशनल रेटिंग्स बेहतर हो रही हैं, इन्फ्लेशन कुछ हद तक उसमें कमी आई है, एज वी सेट के सिंगल डिजिट में आई है, दो कि उसका इम्पैक्ट माइक्रो लेवल पे उतना सिंगल डिजिट वाला है नहीं अभी, लेकिन ओके, अगर हम फिगर्स की बात करें तो ऐसा है। तो लेकिन क्या हमारे दीगर इशारे, ये तो हो गया फंड का कमाल, फंड आया, फंड ने पैसे लगाए, फंड की खबरें आई, चीजें बेहतर हुई। क्या हम डोमेस्टिक हमारे जो इशारे हैं कुछ इकोनॉमी को लेकर, डॉक्टर साहब, वो भी ऐसे हैं, वो भी कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसकी बेस पे हम कहें कि हमारी मईशत बेहतरी की तरफ जा रही है, अदर देन डिपेंडिंग अपॉन द रेमिटेंसेस जो हमें बाहर से ओवरसीज पाकिस्तानीज भेजते हैं, जो है सच कोई प्रोडक्टिव इनकम नहीं है हमारी, वो बस आ जाती है, इसके अलावा कुछ है हम कर रहे हैं, ऐसा हुआ है कुछ? देखिए, डोमेस्टिक फ्रंट पर तो बार बार मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि हमें रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए। उस रिस्ट्रक्चरिंग का अब तो इंडस्ट्री को कम्पिटिटिव होना होगा ना, कम्पिटिटिव होगी तो फिर हमें रेमिटेंसेस की या IMF की जरूरत नहीं होगी, हमारी एक्सपोर्ट इतनी होंगी, FDI हमारे पास आएगी, फिर हमारे पास सस्टेनेबल सोर्सेज क्रिएट हो जाएंगे। अभी उम्मीद पैदा हुई थी कि अगर ये रीनेगोशिएट होते हैं बैठकर, आगाज होता है एनर्जी के एग्रीमेंट से जो हमने एनर्जी प्रोडक्शन की है, उसमें हम कम्पिटिटिव हो जाते हैं। वो एक आगाज है, सिर्फ एनर्जी नहीं, फिर दूसरी चीजें भी, इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहे हैं, हमें दूसरी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में हम बहुत पीछे हैं जी, ऐसी। और उसमें डिसाइड हो गया था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये तमाम चीजें डेवलप की जाएंगी। अभी उस पर कोई इस तरह का फिजिबल वर्क नजर नहीं आ रहा है। एनर्जी के लिए था कि ये रीनेगोशिएट होंगे तमाम मुआहदे, वो उसमें क्या रुकावट आ रही है अभी सामने नहीं आ रहा, क्योंकि वो मोर देन 50% जो एग्रीमेंट है वो विद इन दी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के एक अदारे ने गवर्नमेंट ही के दूसरे अदारे से एग्रीमेंट किया है। अरे वाह, तो वो तो गवर्नमेंट के लिए आसान है ना उसको रीनेगोशिएट करना। तो उसमें क्या देर हो रही है? ये जब चीजें कंट्रोल में आएंगी, ये चीजें सही होंगी, इनकी रेक्टिफिकेशन के बाद हमारी कम्पिटिटिवनेस क्रिएट होगी और फिर हम कह सकते हैं कि अब हम अपने ऊपर खुद डिपेंड कर रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं। अब हम IMF के पास नहीं जा रहे, रेमिटेंसेस पे डिपेंड नहीं कर रहे, अब हमारी एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव हो गई। सही है। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे हैं सारी की सारी, और ये जितनी खुशखबरियां हमें हुकूमत ने सुनाई हैं और जो मुआशी आशारिया बेहतर होने की नवीद सुनाई है, अवाम का तो वही एक सवाल है जो मैं अभी आपसे करने लगी हूँ। कहा तो हुकूमत तो यही कह रही है कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, इस रुझान से अवाम को रिलीफ भी मिलना शुरू हो गया है, लेकिन एक आम आदमी से अगर बात की जाए तो उसे रिलीफ नहीं मिल रहा है। आप क्या कहेंगे कि ये जो अभी दावे किए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से कि महंगाई की शरह में कमी के बाद से हमने रिलीफ देना भी शुरू कर दिया है, आवाम तक, एक आम आदमी तक इन सारे स्टेप्स को, इन मेजर्स को लेने के बाद रिलीफ कब तक पहुंचेगा और वो उसको कब फायदा होगा इन सब स्टेप्स का?
देखिए, जो फिजिकल रिलीफ होता है इसमें कोई 2 हफ्ते का टाइम ड्यूरेशन एक लगती है कि अब आवाम को फील होगा। दूसरी एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जब हम कहते हैं महंगाई की शरह कम हुई है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो प्राइसेस की कमोडिटीज की प्राइसेस में इजाफे की जो स्पीड थी, इजाफे की स्पीड कम हुई है, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन कम हुआ। इजाफे की स्पीड कम हुई है, ये नहीं कि इजाफा कम हो गया है या वो प्राइस कम हो जाएंगी, बैक हो जाएंगी, ये मतलब नहीं होता। जिस तेजी से इजाफा हो रहा था कि पब्लिक मैनेज नहीं कर पा रही थी, आज एक चीज एक प्राइस पे खरीदी है, शाम को या कल दूसरी प्राइस है। एनर्जी प्राइसेस हर हफ्ते, हर 15 दिन के बाद इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस बढ़ रही थी, पेट्रोल की प्राइस हर 15 दिन के बाद बढ़ रही थी। वो जो इजाफा हो रहा था तेजी से, उस इजाफे की तेजी में कमी आ जाएगी। ठीक है, ये भी अच्छी पब्लिक बात है। प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएगी। लेकिन एक्चुअल रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब इनकम का लेवल उस लेवल पे हम पहुंच जाएंगे कि वो अपने अखराजात मीट कर सके, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सके। एक्चुअल रिलीफ का ताल्लुक एम्प्लॉयमेंट और इनकम से है। इन्फ्लेशन उनके लिए एक मिजरीज को कम जरूर करे। तो अभी यानी कि जो सिचुएशन इन्फ्लेशनरी है, इन दी एंड डॉक्टर साहब राइट वे में राइट मूव है गवर्नमेंट की, सही समत में जा रही है मैशत, आप ये कह रहे हैं? जी, इकोनॉमी ने हम कह सकते हैं कि यू टर्न लिया है। यू टर्न एक जरूर लिया है, उस पर इंटरनेशनल हालात भी फेवरेबल हैं। महंगाई का जाहिर है कम होने से इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, और महंगाई के कम होने में बहुत सारे जहां रीजन थे, उसमें एक रीजन ये था कि ये नोटेबल चीज है कि लोगों की बाइंग पावर भी तो कम हुई थी ना। जब बाइंग पावर कम हो जाए तो और उन चीजों की खरीदो फरोख्त कम हो जाती है, इन्फ्लेशन कम होता ही है उससे। ठीक, तो वो बाइंग पावर का भी एक रीजन था। तो यू टर्न एक हुआ है, लेकिन ये काफी नहीं है, जाहिर है। यू टर्न हुआ है। बेस्ट पार्ट इज कि लोगों की बाइंग पावर या परचेजिंग पावर हो, उसके बावजूद अगर वो अपनी मर्जी से चीजें ना खरीदें या खरीदें तो उसको हम इकोनॉमी की स्टेबिलिटी कहेंगे। अगर उनकी बाइंग पावर कम होने की वजह से चीज़ों की खरीदो फरोख्त कम हुई है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन या अफरात ज़र ऑटोमेटिकली उससे कम ही होगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस आने पे हम पे बात की। वैसे ही हमने पैसे इतने ज़्यादा मार्केट के अंदर फेंके और लैंडिंग की भी हमने 90% कमर्शियल बैंक से हमारी लैंडिंग है, तो जो एक चीज़ 1 रुपये की थी उसके मुकाबले में जब 4 नोट आ गए तो जाहिर बात है वो 4 रुपये की उसने होना था, लेकिन पैसे की वैल्यू में कमी होनी थी। यही बेसिकली फिनोमिनन है इन्फ्लेशन के पीछे कि जब आप बहुत ज़्यादा पैसे मार्केट में फेंक देते हैं और कमोडिटीज़ कम होती हैं तो कमोडिटीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है।